तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 7 इतिहास हमारा भारत 2 और उसका जो है पाठ नंबर 1। पाठ का नाम है हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज। बहुत ही प्यारी कहानी है, आज से 1500 साल पुरानी है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें उतना ही मज़ा आएगा। हमें तो पुरानी कहानियाँ सुनने में मज़ा आता है। ये भी एक मज़ेदार कहानी है, एक राजा के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में। पूरी कहानी आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं। ये समरी टाइप की वीडियो होगी। पहली बात तो ये जो है डिटेल्ड वीडियो नहीं है, समरी टाइप की वीडियो है, जिसके अंदर हम चैप्टर को कंक्लूजन और ओवरऑल जो है मोटा मोटा सा समझेंगे। ज़्यादा मतलब बिल्कुल एक एक पॉइंट में नहीं घुसेंगे। बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप इस वीडियो को देख रहे हो और भैया सोचो कि नंबर ही नहीं आएंगे पेपर में। देखो ये वीडियो देखो, पेपर में नंबर मस्त आएंगे आपको। पेपर में नंबर की दिक्कत ही नहीं रहने वाली आपको। सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है, आपको नोट्स मिलने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQ, जो सारा कुछ तो लिखा हुआ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं, और साथ में जो है वीडियोस भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो अगर आपको वो चीज़ें भी देखनी है तो या तो प्लेलिस्ट में चले जाना, या वेबसाइट है हमारी cclchapter.com, वहाँ पे विजिट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मज़ा ही मज़ा है। अब शुरू करते हैं। अब ये जो कहानी है बहुत ही प्यारी कहानी है, हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज की कहानी। ये तत्कालीन समाज यानी कि उस समय का समाज कैसा था, उसके बारे में हमें जानने को मिलेगा। आज से 1500 साल पहले की बात है। अंदाजा ठीक है, ऊपर नीचे होता रहता है थोड़ा बहुत। तो उस समय जो है देश में झगड़े चल रहे थे, बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे थे, और इन झगड़ों पर कोई काबू नहीं कर पा रहा था। एक पड़ोसी बाहर का कोई बंदा आया, हूणो नाम का। वो बंदा आते ही बोला, क्या कर रहे हो बच्चों, तुम झगड़ रहे हो, चलो मैं तुम्हें लाइन पे लगाता हूँ। सबको पीट पीट के कब्जा करने लग गया, अधिकार करने लग गया, दूसरे राजाओं को कत्ल करने लग गया। उसको कैसे न कैसे करके सभी राजाओं ने मिल मिला के पीट पाट के उसको भगा दिया। अब वो तो चला गया। उसके जाने के बाद में हुआ क्या, जो देश की हालत जो खस्ता थी लड़ाइयों की वजह से, युद्ध होते रहते थे आमतौर पे, रोज का काम था, युद्ध चल रहा है युद्ध चल रहा है, बस यही चलता था पहले के टाइम में। तो उस युद्ध के चलते देशों की हालत, जो साम्राज्य थे, जो शासक थे, उनकी हालत बहुत खस्ता थी। उनके पास पैसा नहीं था, खर्चा करने के लिए कुछ नहीं था, सेनाओं की दिक्कत हो रही थी, बहुत दिक्कतें थी। इसी बीच में एक शासक उभर कर आया, एक वंश, मतलब एक वंश जो है उभर कर आया, जिसको नाम दिया गया पुष्यभूति वंश। अब ये वंश जो है, इस वंश का जो राजा था वो था हर्षवर्धन। ये पहला इसकी स्थापना जो है पुष्यभूति वंश की हर्षवर्धन ने नहीं करी थी। इससे पहले बहुत सारे शासक गए थे, लेकिन भैया इतने सारे शासक चले गए, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी सवाल है ना। मतलब इतने सारे, इससे पहले 5-7 शासक जो चले गए, उनकी मतलब उनको क्यों नहीं पढ़ रहे। एक्चुअली में हुआ क्या, बाकी शासक जो है ना जिंदा रहे, जिए भी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। कुछ कर नहीं पाएगा मतलब है कि उनके बस का कुछ नहीं था। अब जो असली, जो वो बोलते हैं ना, भड़का दिया सिस्टम को, पूरा उड़ा दिया, तो वो हर्षवर्धन ने करा। मतलब ऐसे पहले छुटकू सा राज्य हुआ करता था इनका साम्राज्य। हर्षवर्धन का टाइम आया, हर्षवर्धन राजा बना, और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार इतनी तेजी से कर दिया कि आधा भारत इसके कब्जे में था। तो इतनी बड़ी ताकतवर सेना लेके घूम रहा था, ये खुलेआम दरिंदा बना हुआ था। तो देखेंगे वो कैसा बंदा था ये हर्षवर्धन। आखिर हम इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा होगा भी कि नहीं होगा, वो लास्ट में आपको पता चल ही जाएगा। अब जो है हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन। अब जो था ना, उनके पिता इसी वंश के थे, और ये जो थे ना पहले ऐसे शासक थे प्रभाकर वर्धन, जो आज़ाद शासक थे अपने साम्राज्य के। यानी कि प्रभाकर वर्धन से पहले भी कुछ शासक हुए थे, नरवर्धन, आदित्यवर्धन और भी कुछ शासक। तो उनके ऊपर किसी का राज चलता था, वो मतलब कोई और उनके ऊपर राज कर रहा था। बट ये वो बंदा था पहला, प्रभाकर वर्धन, जो आज़ाद था। यानी कि उसके ऊपर कोई ऊपर, जैसे ये महाराज, ये राजा थे, इनके ऊपर कोई महाराज अधिराज था, मतलब इनका भी राजा हुआ करता था कोई। तो प्रभाकर वर्धन के ऊपर कोई राजा नहीं था, यही खुद भगवान का बोल सकते हो कि उच्च लेवल पे यही था सबसे, इससे ऊपर कोई नहीं था। तो अब ये जो है आज़ाद हो गया था, इनका पता नहीं कैसे क्या करा होगा इन्होंने, जो भी था ये आज़ाद हो गया था। अब इसके 3 बेटे हुए, मतलब 3 बच्चे हुए, और 3 बच्चे में पहला था राज्यवर्धन, दूसरी थी राजश्री, और तीसरा था हमारा हर्षवर्धन। ठीक है, देखो ये थी लड़की, ये 2 थे लड़के। अब होता क्या था पुराने टाइम में, जो बड़ा लड़का है वो पहले राजा बनेगा, अगर उसका कत्ल हो गया
तो दूसरा राजा बनेगा, ठीक है, ऐसे होता था। अब यहाँ पे पहली बार अगर ये प्रभाकर वर्धन मृत्यु हो जाती है तो कौन बनेगा? राज्यवर्धन बनेगा। फिर बनेगा राजश्री, तो घर चली जाएगी विवाह के, फिर बनेगा हर्षवर्धन। अब प्रभाकर वर्धन के समय काल के बारे में बात करें तो प्रभाकर वर्धन जो है यहाँ पे बताते हैं 505 ईस्वी। ईस्वी जानते हो ना, मतलब जैसे अभी 2022 चल रहा है ना, वैसे ही जो है 505 कितनी पुरानी बात है ना, तो वैसे ही, ठीक है। तो 505 से लेके 580 ईस्वी तक कितना साल जिया, देखो ये कितने साल इसने राज करा। 505 से 580 यानी कि लगभग 75 साल इसने राज करा और कुछ नहीं करा। मतलब ऐसे ही जब बचपन में बैठ गया होगा और बूढ़ा हो गए खिसक लिया, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। अब उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई 580 में और फिर बना एक नया राजा जिसकी ज़रूरत भी थी। अब ये सारी जानकारी, ये जो हमें पता चल रहा है कौन क्या था, कहाँ से आया, कितना जिया, कितना चला, वो सारा कुछ हमको एक किताब से पता चलता है। हर्ष चरित नाम की एक किताब है, उससे हमको पता चलता है। ये जो हर्ष अलग है, चरित अलग है, ठीक है। तो इसको कई बार जो है इकट्ठा लिख देते हैं, हर्ष चरित एक ही शब्द बन जाता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना। इकट्ठा लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग कर दो कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। अब यहाँ पे जो है ये एक बाणभट्ट नाम का बंदा था जिसने एक किताब लिखी थी, और ये बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में एक लेखक बोल सकते हो, कवि था। तो बाणभट्ट जो है कहाँ रहता था? हर्षवर्धन के दरबार में, और इसी ने ये किताब लिखी है और उसी ने बताया है हमको कि भैया उसके बापू का नाम जो है प्रभाकर वर्धन था, उसके भाई का नाम राज्यवर्धन था, उससे पहले ऐसे ऐसे हुआ और वह ऐसे रास्ते में से निकल लिया था। अब प्रभाकर वर्धन जो है बताते हैं उनको जो है, अब इकलौता ऐसा राजा था जो आज़ाद भारत, मतलब आज़ाद था, उसके ऊपर कोई राज नहीं कर रहा था। इसी कारण उसने जो है महाराजा धीराज और परम भट्टारक की जो है उपाधियां धारण कर ली। उपाधियां होती है मतलब ऐसे शौकिया तौर पे लगा दी जाती थी, जिससे उसका रुतबा दिखता था कि हाँ ये रुतबे वाला बंदा है। तो इसने कौन सी उपाधि लगाई? महाराजा धीराज। अब ये आज़ाद भारत का था क्योंकि सबसे ऊपर का राजा यही था। तो इसका अगर इसकी मृत्यु होती है तो राज्यवर्धन बनेगा। राज्यवर्धन भी क्या चिपकाएगा? वही महाराजा धीराज और वही चीज़ें, परम भट्टारक। तो वही हुआ, राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई। 605 में जो है उनका बेटा जो है राज्यवर्धन थानेश्वर का राजा बना। थानेश्वर जो है ये इनकी जगह थी जहाँ पे ये राज करे, कुरुक्षेत्र के अंदर। देखो हरियाणा के हो भैया तुम, हरियाणा में अब हरियाणा की कहानी नहीं पढ़ोगे तो कहाँ की पढ़ोगे। तो 605 में कब बना? ये बना 605 में राजा बन गया राज्यवर्धन। अब ये जो राज्यवर्धन था ना, इसको राजा बनने का किसी को इंतजार था। जैसे ही राजा बना किसी ने हमला कर दिया। इसकी बहन का क्या नाम था? राजश्री। तो राजश्री के जो पति था उसके ऊपर, वो भी शासक था कन्नौज का। कन्नौज नाम का एक क्षेत्र है, मैंने कहीं चिपका रखा होगा यार, ये रहा देखो, कन्नौज का शासक है ना, मैंने लिख दिया था ताकि मैं भूलूँ नहीं काम की चीज़ें। तो कन्नौज का शासक था और उसके ऊपर हमला कर दिया। इकलौता राजा नहीं था भैया, आमने सामने 1v1 नहीं हुआ, 1v4 हो गया। मतलब कई सारे राजाओं ने मिलकर ठोक डाला बेचारे को। वो भी क्या करता, अकेला पड़ गया, कमजोर पड़ गया, मार दिया उसके पति को बेचारी के। राजश्री है ना, हाँ, राजश्री के पति को ठोक डाला, मार दिया गया, हत्या कर दी गई। उसके बाद में पता चला कि जो राजा थे, वो जिन्होंने हमला करा, उसके पति को मारा, उन्होंने राजश्री को बंदी बना लिया। ये बेइज्जती की बात थी एक तो, कि उसकी जो बहन है उसको बंदी बना लिया, ऊपर से उसके पति को मार दिया। बेइज्जती होगी ना होगी। अब नया ताजा राजा कौन बना था? राज्यवर्धन बना था। राज्यवर्धन बोला चल बताता हूँ तेरे को कौन अकड़ में आ रहा है। पहुंच गया वहाँ ठोकने बंदों को, सेना लेके पहुंच गया। अब हुआ क्या, एक्चुअल में उसके साथ हो गया बेचारे के साथ धोखा। वो हर्षवर्धन बोला कि भैया देखो मामला जो है ऐसे इज्जत की बात है, मैं भी चलता हूँ आपके साथ में। बोला कुत्ते बिल्लों को मारने के लिए अकेला शेर काफ़ी होता है, ज़्यादा शेरों की ज़रूरत होती नहीं है, ऐसी उसकी सोच थी। मतलब ताकतवर था यार, कोई डरने की बात थी नहीं। अब हुआ क्या, हाँ सही हुआ, देखो हमला करा उसने, पहला राजा था, फंसा और काट डाला उसको, ठीक है, हार गया, मर गया, वो भाग खड़ा हुआ या जो भी कुछ हुआ उसके साथ, वो तो नहीं बच पाया। लेकिन जो गोंड का राजा था, गोड़ का राजा जो था, शशांक नाम का बंदा गोड़ का राजा था। ये काफ़ी प्रचलित है, मतलब ये इनका कट्टर दुश्मन था, इनके वंश का, हर्षवर्धन का कट्टर दुश्मन, मतलब खतरनाक वाला दुश्मन यही है। बस जैसे फिल्मों में विलन्स दिखाते ना, वैसा ही सीन था ये। तो ये जो गोड़ का राजा शशांक था ना, इसने क्या करा, धोखा दिया और मतलब गड़बड़ कर दी कुछ, पीठ पीछे वार करा और ठोक डाला उसके भाई को, राज्यवर्धन की हत्या कर दी धोखे से।
कुछ चालसाजी खेली और उसको मार डाला। अब हुआ क्या, पहले उसने राज्यवर्धन एक राजा को हराया और उसके बाद में इसने धोखे से मार दिया। राजा कौन बनेगा? हाँ, राजश्री तो बनने से रही। राजश्री कारागार में थी, जेल में पकड़ के ले गई ये शासक था, शशांक भी था और कुछ और शासक मिलके जो उसकी बहन को पकड़ के जेल में ले गए थे। अब इस मामले में हर्षवर्धन बन गया अब नया राजा। ज़्यादा उम्र थी नहीं बेचारे की, 16 साल का राजा था, मतलब जब 16 साल का ही हुआ था जब वो राजा बन गया, राजगद्दी पर बैठा दिया उसको। बनते ही क्या करेगा बंदा, पहली बात मारेगा इनको जाके, जो धोखेबाज निकले वो सारे की हत्या करनी थी। तो इसने क्या करा, इसने जो है देखो यहाँ पे बताते हैं कौन कौन से शासक थे, थोड़ा सा नाम सुनने तो मज़ा सा आ जाता है ना। देखो, मालवा का शासक था देवगुप्त, गौड़ प्रदेश का शासक था शशांक, वल्लभी का राजा ध्रुवसेन। देखो ऐसा कुछ था, मान लो कि हरियाणा पड़ता है ना, हरियाणा यहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ गया हमारा हरियाणा। अब यहाँ से अगर हम देखें ना मामला टोटली, तो हुआ क्या, ये राजाओं ने कितनी सालसाजी खेली ये समझो आप। उसके बाद में ये कुटाई करेगा सबकी, डोंट वरी, मज़ा आएगा कहानी में। अब यहाँ पे इधर वाले हिस्से में कोई राजा था, ठीक है, इधर वाले हिस्से में कोई राजा था और इधर वाले हिस्से में कोई राजा था, ठीक है। इसका नाम था इधर वाला, ये गुजरात का हिस्सा हमारा, ये बंगाल का हिस्सा मान लो, और यहाँ भी कोई हिस्से हैं। तो ये टोटली जो है ऐसे कुछ राजा थे और उन्होंने मिल के कन्नौज पे हमला करके जो है धोखा किया। अब ये बीच में पड़ रहा है बेचारा, शासकों ने चारों तरफ से इसको वैसे भी घेर रखा था, हालत खस्ता हो सकती थी, लेकिन हर्षवर्धन ने बहुत दिमाग से काम लिया यहाँ पे। और पहले तो जो है क्या पता उसको जो है, जैसे उसने गुप्तचर भेजे, अब सीधा हमला करेगा तो फंस जाएगा, वो भी मारा जाएगा ऐसे ही। तो उसने क्या करा, पहले गुप्तचर वगैरह भेजे, पता लगा उसकी बहन जो है ना वो विंध्याचल के जंगलों में भाग गई, कारागार में जो उसको डाल रखा था वो फरार हो गई उधर से। तो उसने पहले तो एक जो है दिवाकर मित्र के नाम जो था, एक साधु था बुद्ध धर्म का, तो उसकी मदद से उसको घर लेके आया। फिर हालचाल ठीक है वही बहना, वो सारा कुछ अता पता करके ठीक है। उसके बाद वो जैसे ही वो अपने राज्य में गई, कन्नौज में रानी है भैया वहाँ की, क्योंकि राजा की हत्या हुई थी तो ये तो रानी थी, ऑब्वियस सी बात है, राजश्री उधर की। तो इसकी जो है ये वहाँ पे गई, जनता खुश हो गई प्रजा की, भैया स्वागत हुआ, भव्य स्वागत हुआ। लेकिन रानी बोलती है, राजश्री बोलती है कि भैया ये छोड़ने वाले हैं नहीं, राजा यहाँ पे है नहीं कोई, तो एक काम करो आप इसको, इस पूरे क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लो। कन्नौज भी काफ़ी बड़ा क्षेत्र था, उसका भी शासक था काफ़ी बड़ा, अब ये भी अपना खुद भी काफ़ी बड़ा था। तो वो बोली चल ठीक है यार, मतलब अब क्या करे, मतलब शासक नहीं है तो मिलाना पड़ेगा। तो उसने क्या करा, पहले जो है ना थानेसर जो है इनकी राजधानी हुआ करती थी कुरुक्षेत्र में, उसके बाद उसने हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बना दिया। 2 राजधानी हो गई, थानेसर भी राजधानी, कन्नौज भी राजधानी। अब उससे हुआ क्या, उनकी ताकत डबल हो गई, मतलब पहले थोड़ी सी सेना अब इतनी बड़ी सेना हो गई। अब इतनी बड़ी सेना होगी तो चलो कुटाई करने चलते हैं। तो हो गई कुटाई शुरू, हमला करा। देखो हमले देखो, तुमने जीत देखी होगी, कितनों की जीत, कितनों की बजाएगा अब ये। अब पहली जीत हुई धोखेबाज की, मतलब जिसको ये अपना कट्टर दुश्मन मानता था, गौड़ प्रदेश, यहाँ पे जो है इसको जो है बोल सकते हो पहले जाके निपटारा करा इसका। तू बड़ा उछल रहा है, तुझे निपटाता हूँ, बाद में देखेंगे दूसरों को। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक जानकारी दे रखी है इन्होंने कि 4 जून 590 को, 590 ठीक है, 590 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था हर्षवर्धन का। कई बार जो है पूछ लिया जाता है। तो अब जो है ये इसकी जो मृत्यु हुई थी, राजा बना था ये 605 में राज्यवर्धन, और 606 में जो है इसकी हत्या कर दी, और इसके बाद बना था ये हर्षवर्धन हमारा जो है नया राजा। तो इसने जो है हर्षवर्धन ने 606 से लेके 647 तक इसने राज करा था, ठीक है। तो उसके बाद में मरा गया होगा जो भी है। तो फिलहाल हम जीतों की बात करते हैं, मतलब उनकी ज़िंदगी में युद्ध ही युद्ध चले हैं। हर्षवर्धन ने इतनी बचाई है लोगों की, मतलब क्या ही बताएं। देखो पहला था गौड़ प्रदेश का शासक। अब शशांक जो है हर्ष का सबसे बड़ा दुश्मन था, वह शैव मत को मानता था, मतलब ऐसे धर्म बोल सकते हो, धर्मों को मानते हैं, कोई किसी की परंपराएं कुछ थी, किसी की कुछ थी। शुरुआत में जो है हर्षवर्धन भी इसी को माना करता था, शैव मत को, लेकिन बाद में जो है उसको बुद्ध धर्म ज़्यादा पसंद आ गया और बुद्ध का अनुयायी बन गया था वो, तो बुद्ध को फॉलो करने लगा, बुद्ध धर्म को। अब ये शैव मत का अनुयायी था, बातें खटरा नहीं रही थी, बुद्ध धर्म वालों की सोच अलग थी, उनकी अलग थी। तो एक तो ये दिक्कत आ गई। उसके बाद में जो है बोलते हैं कि हर्षवर्धन ने भंडी की सेना के साथ गौड़ पर हमला किया, लेकिन वह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। अब ये भंडी नाम का बंदा कौन आ गया, ये भंडी था, उसका भाई था भंडी,
हर्षवर्धन का, अरे भैया अभी तो कहानी पढ़ के आए हैं हम, दो ही तो, एक ही तो भाई था राज्यवर्धन, राजश्री बहन थी हर्षवर्धन। अरे ये जो है ना इसकी माँ के जो है भाई का लड़का था, तो ऐसा कुछ बड़ा सा रिश्तेदारी थी, जो भी था इसके साथ ही खेलता वेलता था, सारा मस्त सीन था अपना इनका। तो इसको भेज दिया कि चलो यार तुम जाओ सेना लेके और ठोक डालना उसको। वहाँ गए, ठोका भी लोगों को, ऐसा नहीं है कि ठोका नहीं, ठोक दिया लोगों को, लेकिन वो पूरे नहीं मर पाए, मतलब आधे निपटे आधे नहीं निपटे, ऐसा काम हो गया। उसके बाद में जो है इसने क्या करा कि ऐसे तो मानेगा नहीं, उसने एक राजा था उसके साथ संधि कर ली, भास्कर वर्मन, उसके साथ संधि कर ली, जो कि कामरूप का राजा था। और अब सेना पहले ही बड़ी थी इनकी, थोड़ी और बड़ी हो गई, तो उसको बुरी तरह से पीट पीट के भगा दिया उधर से, निकल जाए इधर से, और पूरा उस पर वहाँ पे अपना कब्जा कर लिया, उस ज़मीन पे जितनी उसकी शशांक की ज़मीन थी ना, 76 था, उस पर हम कब्जा कर लिया। कब्जा हो गया तो सेना और बड़ी हो गई। अब सेना बड़ी हो गई तो इसने क्या करा, वहाँ के 5 प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर ली। वो 5 प्रदेश कौन से थे, पंजाब, कन्नौज, बिहार, कन्नौज तो वैसे फ्री में मिल गया था इसको, पंजाब, कन्नौज, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, यानी कि इधर के जो छुटर पुटर फुदक रहे थे ना, सारों को पीट डाला और सब पे उसने कब्जा कर लिया। उसके बाद बारी आती है वल्लभी की विजय की। अब ये वल्लभी की विजय क्या है, मतलब ये अलग अलग जगह के नाम है, उन्हीं के नाम पे इनको रखा गया है, ऐसे कि यहाँ पे जीत हुई, यहाँ पे जीत हुई। अब हर्षवर्धन ने 630 में विशाल सेना के साथ वल्लभी, जो कि गुजरात में पड़ता है, देखो इधर वाले छुटर पुटर को काबू कर लिया। अब बोला तू बड़ा फुदक रहा था, तुझे बताता हूँ एक बार, आ जा तुझे लाइन पे बताता हूँ। इसके ऊपर हमला कर दिया सारी सेना लेके, बजेगी इसकी गंदे वाली। हाँ वही हुआ, ध्रुवसेन नाम का शासक था वहाँ पे, ध्रुवसेन द्वितीय, ठीक है। तो वो भाग खड़ा हुआ, भाग के चला गया दद्दा के पास में, दद्दा द्वितीय, वो कहीं और का, मतलब नीचे साउथ साइड का शासक था वो, तो वो भी बड़ा शासक था ठीक ठाक सा, तो उसके पास भाग के शरण ले ली उसने। दद्दा ने बोला चलो बातचीत करते, निपटारा करते, ऐसे काम खराब हो जाएगा, ऐसे तो ये सारे भारत पे पसर जाएगा जाके। तो बातचीत हुई और हर्षवर्धन ने उसको उसका राज्य वापस दे दिया। देखो कितना दयालु बंदा था, वापस कर दिया और बोला कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, यानी कि जो मैं बोलूँगा, अगर मैं जो चाहूँगा वो होगा यहाँ पे, बस तुम कहने को राजा हो, ठीक है। वही जैसे पहले इनके पुष्य भूति वंश के शुरुआती शासक थे ना, ये तो पहला शासक था प्रभाकर वर्धन, जिसने जो आज़ाद हुआ था, मतलब उसके ऊपर कोई राजा नहीं था, वही सीन हो गया। अब यहाँ पे ध्रुवसेन के ऊपर कोई राज करने आ गया था, और वो राज कौन कर रहा था, हर्षवर्धन कर रहा था। तो इस तरीके से जो है उसका निपटारा हो गया, जिंदा बच गया। उसके बाद में हर्षवर्धन ने जो है, ऐसे मामला गड़बड़ा सकता है यार, तो उसने दिमाग लगाया, उसने अपनी बेटी का विवाह कर दिया इसके साथ में, ध्रुवसेन द्वितीय के साथ में। पहले तुम्हें पता ही है 16 साल का जब ये हर्षवर्धन शासक बना था, तो ऐसे ही छुटरू से शासक बन जाते थे, टिकने नहीं देते थे राजा, पड़ोसी अड़ोसी राजा ठोक डालते थे, बच्चों को भी बेरहमी से मार देते थे। तो इसको राजा बना, मतलब अपनी बेटी का जो है हर्षवर्धन ने विवाह कर दिया और उसको जो है अपना जमाता बना लिया। उसके बाद आती है कामरूप की विजय। कामरूप जानते हो ना, ये कामरूप अभी सुन के आए थे थोड़ी देर पहले, जिसके साथ मिलके इसने इधर बजाई थी इनकी, कामरूप का राजा दिवाकर वर्मन था ना, जो भास्कर वर्मन, तो भास्कर वर्मन के साथ मिलके इसने इधर वाले लोगों की शशांक की बजा के आया था। अब यहाँ पे कामरूप वही था, तो उसके ऊपर कब्जा कर लिया इसने। फिर उसके बाद बोला कि भैया दे दो ना प्लीज़ प्लीज़, ऐसे करके, और इसने बोला चल तू ठीक है, तू मेरी अधीनता स्वीकार कर। वो वैसे भी अधीनता स्वीकार कर चुका था, क्योंकि उसको पता था अगर यहाँ युद्ध होता है, इतनी बड़ी सेना लेके उसके राज्य में घुसेगा तो मरेगा ही मरेगा, तो वैसे भी अधीनता स्वीकार दी, तो वो भी एक फ्री फंड की विजय थी उसकी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अब मेन मुद्दा आता है सिंध की विजय पर। सिंध की विजय पर क्या मुद्दा था, वहाँ पे जो है ना प्रभाकर वर्धन जो था, या इसका पिता जो था, उसने कब्जा करा। कब्जा करने के बाद में उन्होंने वापस हथिया ली वो जमीन, थोड़ी सी इनकी और हथिया ली हर्षवर्धन वालों की, इनकी जो है। तो अब गड़बड़ क्या हुई, जमीन थी उनके पास, कब्जा करा, वापस उन्होंने हथिया ली थी, लेकिन अब जो है हर्षवर्धन का जब टाइम आया, सेना बड़ी हो चुकी थी, पीटा इनको जाके, तो फिर से कब्जा करा। ऐसे कैसे हथिया लोगे तुम हमारी ज़मीन को। अब ये मस्त है, मतलब बाकी सारी विजय थी ज़मीन के लिए, लेकिन ये विजय कुछ अलग थी भैया, मज़ा आ जाएगा आपको ये कहानी सुन के। कश्मीर की विजय। कश्मीर में क्या था, बुद्ध धर्म का, अब ये आपको पता चल गया कि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बन चुका था, बौद्ध धर्म को मानता था। हुआ क्या, इसने जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने के बाद में इसको पता चला कि कश्मीर में महात्मा बुद्ध का दांत रखा हुआ है, दांत ये वाले दांत खाने वाले, तो ये दांत जो है ना चमकता है। हैं क्या बात है, पहुंच गया सीधा सेना लेके,
और ठोक डाला इनको। ये जो है ना कश्मीर का जो राजा था वो मान ही नहीं रहा था इनकी बात, मतलब ना तो अधीनता स्वीकार कर रहा, जब और युद्ध में हार चुका था, तो इसने जबरदस्ती कि मैं, क्योंकि अब सारे क्षेत्र पे अकेला राज कैसे करे, संभालने के लिए भी कोई चाहिए ना मैनेजर टाइप के, तो ये उसको वही बना रहा था। तो जबरदस्ती उससे साइन वाइन जो भी होते हैं सारा कुछ जबरदस्ती करवा लिया, और वो दांत उठा के कहाँ ले आया, अपनी राजधानी कन्नौज में ले आया, ठीक है। और वहाँ पर एक विहार में रख दिया। विहार होती है जैसे कोई बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं वो घूमने फिरने जाते हैं ना, उनके लिए मंदिर से बने होते हैं, तो उनको विहार बुलाते हैं। उसके बाद आती है नेपाल की विजय। इसके कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं मिलते, लेकिन एक जो है ना हर्षचरित में एक कहानी से हमें पता चलता है कि शायद वो नेपाल रहा होगा, पक्का नहीं है बट हाँ वो नेपाल हो सकता है। और नेपाल का कोई शासक था, उसने भी जो है ऐसी मतलब हर्ष के नाम पे कोई किताबें जो है वहाँ पे प्रचलित करी थी, तो अंदाजा लगता है कि हाँ उसने नेपाल पे भी कब्जा करा था। अब नेपाल के बारे में बताते हैं कि वहाँ पे बर्फबारी का कोई क्षेत्र था, हिम क्षेत्र था, वहाँ पे हर्षवर्धन ने अपनी सेना लेके कब्जा कर लिया था और वहाँ पर अपनी अधीनता स्वीकार करवाई थी। अब नीचे तो बर्फ़ गिरती नहीं है भारत में, ऊपर के हिस्से में गिरती है, तो इसीलिए अंदाज़ा लगाते हैं कि कश्मीर तो कब्जे में आ चुका था, नेपाल ही बचा था, नेपाल को भी कब्जा कर लिया। अब ये वजह बहुत खतरनाक थी, रुला डाला था गंजम विजय को। गंजम विजय बड़ी अजीब सा नाम है, ये याद रख लेना, ठीक है। इसमें क्या था, इसका जो शासक था वो बड़ा खतरनाक था। शासक का नाम था पुलकेशिन द्वितीय। क्या नाम था? पुलकेशिन द्वितीय। इसने जो है हर्षवर्धन की सेना, ये बड़ी सेना, हमला कर दिया। क्या लग रहा है जीत जाएगा? ऐसे जीत जाएगा? तुम बड़े कमजोर मान रहे हो बाकी शासकों को। ये दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। ये उत्तर भारत का था सबसे शक्तिशाली शासक। दो बड़े राजा भिड़ गए और अब इतना खतरनाक युद्ध होगा, तो क्या उम्मीद कर रहे हो आप? कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। तो अब एक्सपीरियंस इसको भी था उसको भी था युद्ध जीतने का, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, किस्मत कैसी थी इनकी। हर्षवर्धन ये युद्ध हार गया। अब वो इंतजार कर रहा किसका? इसके टपकने का, पुलकेशिन द्वितीय के टपकने का। जैसे ही इसकी मृत्यु हुई, धावा बोल दिया, चलो भैया अब बजा के आते हैं उनकी। ये राजा मतलब कुछ शासक ऐसे थे जिनकी रणनीति इतनी तेज थी ना, दिमाग इतना तेज चलता था, वो बाकी शासकों को टिकने नहीं देते थे। उन्होंने बड़े बड़े क्षेत्र कब्जा लिए थे। तो ये मामला था। टोटल 643 में बताते हैं वह इस पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा। शुरुआती हमला करा, उसमें सफल नहीं हुआ, बाद में सफल हो गया था। इस समय जो है पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो चुकी थी, जो उसका समकालीन शासक था। बाद में हर्ष ने उड़ीसा के 80 नगरों को, नगर मतलब शहरों को जो है स्थानीय बौद्ध मंदिरों को दान में दे दिया। चिल करो, हमारा राज हो गया है बस कहने को, ठीक है। अब ये थी हमारी पूरी कहानी हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन ने कहाँ गया, क्या किया, कितने क्षेत्रों पे कब्जा करा। इसमें से जो मेन क्वेश्चन हमारा रहेगा ना, वो रहेगा इनमें से कोई सी विजय आपसे पूछी जा सकती है कि मेन सी जो विजय है वो एग्जाम में मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने लिख भी दिया है। तो बाकी वीडियो भी देखोगे ना तो आपका बिल्कुल मस्त वाला चैप्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है ये तो पूरा मामला हो गया। अब हर्ष ने जो है अपनी सेना के दम पर एक विशाल साम्राज्य की नींव रख दी थी। इतना बड़ा, मतलब आधा भारत कब्जा कर लिया था इसने, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय इतना बड़ा शासक था, उसको भी हरा दिया। मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य इसने बना लिया था अपना। और उसके बाद में बताते हैं कि जो है इसका जो साम्राज्य था वो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्याचल तक, पूर्व में कामरूप से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था। मतलब याद रहे तो रहे, ना तो छोड़ो, कोई बात नहीं। अब विदेशों के साथ क्या मामला था, क्योंकि ये अकेला शासक तो था नहीं, भारत का बड़ा शासक था कह सकते हैं, बट जो बाहर के शासक थे उनके साथ क्या झगड़े कर रहा था ये? अरे नहीं भैया, झगड़े करने बस के नहीं थे, वो भी बड़े बड़े शासक थे, इससे भी बड़े बड़े थे। तो युद्ध करना मूर्खतापूर्ण होता। ये आराम से प्यार से उनको संभाल के रखता था। जैसे बोल सकते हो कि संबंध बना रखे थे अच्छे वाले, कि भैया चलो तुम्हें ज़रूरत है, चल मैं दे देता हूँ कुछ मदद, तेरी तू मेरी, मैं तेरी मदद कर दूंगा। ऐसे चलता रहता था इनका। तो ऐसे बाहर से कोई हमला नहीं करता था। इसने जो है तीर्थयात्रियों को भी आने की अनुमति दे रखी थी। ऐसे ही जो है एक चीन का बंदा आता है, चाइनीज बंदा आता है, और उसका नाम था ह्वेनसांग। ये नाम याद रख लेना। देखो नाम की स्पेलिंग याद रख लेना, बाकी तो देखी जाए, क्योंकि एग्जाम में मेरे को लग रहा है आएगा। देखो पहले क्या लिखना आपको, है लिखना है, आधा है, ये पूरा है नहीं है। उसके बाद इसके अंदर वह आएगा, ठीक है, आधा है और पूरा वह है, वह ए, और उसके बाद न, फिर तो आगे लिख ही दोगे आप ह्वेनसांग, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये वो बंदा था जिसने किताब लिखी थी 8 साल हर्षवर्धन के यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ के निकल लिया।
और इसने जो है बाकी भी बहुत सारे क्षेत्रों में घूमा। उसके बाद में जो है ये 2 साल बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। उसके बाद में चीन जाके अपनी किताब लिखी। किताब भी अजीब सीधी बता देंगे आगे चलते हुए हम। तो उस किताब में इसने बताया सारा कुछ, मतलब कि भैया उस समय का शासक कैसा था, क्या व्यवहार होते थे, और भी कई सारी चीज़ें हमें उससे भी पता लगी है। तो वो भी सही है यार। अब पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हम देखो, पहला युद्ध यहाँ पे बताते हैं। पहला युद्ध जो था ना पुलकेशिन द्वितीय वाला, ये वाला युद्ध गंजम विजय के लिए जो है, उससे पहले का जो युद्ध हुआ। पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण भारत का शक्तिशाली शासक था और 633 ईस्वी में ये एक युद्ध लड़ा गया नर्मदा नदी के किनारे पर, और जिसमें हर्षवर्धन हार गया था। तो वो कहाँ लड़ा गया था? नर्मदा नदी के किनारे पर लड़ा गया था। अब ये तो रही हर्षवर्धन की बात, लेकिन अब बात करते हैं तत्कालीन समाज की। यानी कि तत्कालीन समाज, उस समय का समाज के हालचाल क्या थे, कैसी इसकी व्यवस्था थी। मतलब हमने जान लिया कि हर्षवर्धन छोटे लेवल की चीज़ थी नहीं। अब इसके मतलब मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट के अंदर इसने बहुत सारे अलग अलग जो है, अकेला शासक राज नहीं कर सकता ना, तो इसने अपना जो है मंत्री पद और बहुत सारी चीज़ें बनाई, बहुत सारे पद बना रखे थे। जैसे पहले नंबर पे होता था प्रधानमंत्री, जैसे भारत का प्रधानमंत्री है ना, वैसे ही प्रधानमंत्री बना रखा था इसने। उसका काम था राजा यानी कि हर्षवर्धन को सलाह देने का काम। उसके बाद बना रखे थे महासंधि विग्रह द्विकृत, बड़ा अजीब नाम है, छोड़ो यार, ये याद नहीं रहेंगे, बस ये समझ लो युद्ध और शांति के मंत्री बना रखे थे, जो बताते थे कि भैया तेरे को युद्ध करना है या शांति हो जाएगी इनके साथ में। तो उनके ऊपर वो निर्भर था उस चीज़ में। उसके बाद इसने सेना अध्यक्ष बना रखे थे, जो सेनाओं की मैनेजमेंट करते, सेना उनको संभालनी, सारा कुछ उनका काम था। उसके बाद महल जहाँ पे ये रहता है उसकी सुरक्षा चाहिए ना, उसके लिए भी अलग से मंत्री बना रखे थे। और फिर बना रखे थे लेखा अधिकारी, जो सारा कुछ मैनेजमेंट लिख के रखते थे कि ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये काम करना है, सारा कुछ। अब यहाँ पे जो है प्रांतीय शासन की बात करें, प्रांत मतलब कुछ क्षेत्र, ऐसे गांव बोल सकते हो, शहर बोल सकते हो, तो ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रों में भी राज करने के लिए कोई चाहिए था, क्योंकि ये मंत्री तो भैया इतने बड़े साम्राज्य में मंत्री किस किस को संभालेंगे, तो उन मंत्रियों ने नीचे के लेवल पे लगा रखे थे। अब यहाँ पे हर्ष ने जो है साम्राज्य को चलाने के लिए प्रांतों में बांट रखा था। प्रांतों को दी गई शक्तियाँ सामंतों और उसके बाद महासामंतों में बांट रखी थी। मतलब ऐसे ऊपर से रहेगा, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, फिर हमारा मंत्री हो गया, फिर जो है बोल सकते हो डिस्ट्रिक्ट का एक मंत्री हो जाता है, फिर जो है हमारा गांव का सरपंच हो जाता है। ऐसे नीचे लेवल तक उन्होंने बना रखा था सिस्टम। तो बढ़िया सिस्टम बना रखा था उस समय जो है ना। ऐसे पूरे पे तो वो राज नहीं करेगा। अब हर्षवर्धन को भी घूमने फिरने के लिए कुछ चाहिए कि भैया मैं भी चल थोड़ी सी मैनेजमेंट कर ही लेता हूँ। तो उसको जो है जिन क्षेत्रों पे हर्षवर्धन डायरेक्ट खुद मैनेजमेंट करता था उसको बुलाते थे भुक्ति, और जिन पे नहीं करता था वो अपना उनको कुछ और बुलाते होंगे। मतलब अलग अलग नाम है, नोट्स वगैरह में पढ़ लेना ये सारी चीज़ें। वैसे काम तो इतनी नहीं आएंगी, याद भी नहीं रहने वाला आपको, तो इसीलिए मोटा मोटा सा बता रहा हूँ। अब मेन हमारा मुद्दा जो आता है वो क्या है, वो है राजस्व व्यवस्था। यानी कि उनका पैसा कहाँ से आता था और पैसा खर्च कहाँ पे होता था। जो धन संपत्ति कमा रहे थे, लूट के ला रहे थे, वो कहाँ जाती थी, कहाँ से आती थी। तो देखो सबसे बड़ा जो उनकी आय का स्रोत था वो था खेती। वो जो है ना, वो लोग क्या करते थे, वो जो भी किसान होता था उससे 1/6, यानी कि अगर उसके खेत में 6 किलो अनाज हुआ है तो 1 किलो राजा के नाम पे रख दे इधर। तो ऐसे कर करके वो अनाज इकट्ठा करते थे, या जो भी कुछ उगाते थे उस चीज़ को इकट्ठा किया करते थे। 1/6 हिस्सा सरकार को देना पड़ता था। उसके अलावा जो है उसने कुछ कर लगा रखे थे, जैसे चुंगी कर, बिक्री कर, वन कर, तो ऐसे कुछ कर भी उसने लगा रखे थे। और कुछ जो लोग थे जो राजा के मतलब बोल सकते हो, ऐसे दिक्कत तो थी नहीं, राजा मैनेजमेंट करता था, सारी सुविधाएं उनको देता था, तो उनको दिक्कत नहीं थी। तो कुछ लोग खुश होकर राजा को जो है बलि दिया करते थे। बलि ऐसा नहीं है कि काट के गर्दन ये ले राजा पकड़ अपनी मेरी गर्दन, तो ऐसे नहीं, वो जो है उपहार दिया करते थे, जिसको बलि कहते थे। भगवान के लिए जैसे बलि देते हैं, भगवान को उपहार देते हैं। उपहार वैसे तो गलत है, वो मार के जानवर को पकड़ा देते हैं, उसको बोलते हैं बलि आ गई तुम्हारी। चलो उसके बाद में बात आती है खर्चे की। खर्चा कहाँ होगा, आप सोचो, इतना पैसा आया, पैसा बहुत आएगा, इतना बड़ा साम्राज्य तैयार, उससे 1/6 लेगा तो कितना आएगा। तो वो जो आएगा इतना सारा, वो जाएगा कहाँ। पहली बात, सेना इतनी बड़ी पाल रखी है, उसको कौन मुफ्त की रोटियां देगा, उसके लिए खर्चा आएगा। हाँ, वो खर्चा आता। उसके बाद में जो है ये दानवीर बहुत बड़ा था, बहुत खुले दिल का बंदा था, बहुत दान करता था। इसने क्या करा था, एक बार की बात है, नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म को लोग पढ़ाया करते थे वहाँ पे, तो उसके लिए उसने वहाँ पर 200 कर मुक्त गाँव को दान दे दिया। कर मुक्त मतलब कि उनके ऊपर कोई कर नहीं था, कर्जा नहीं था, कोई कर्जा नहीं, जो भी संपत्ति आएगी, जो भी कमाई होगी 200 गांव से, वो सारी उसको जाती थी, नालंदा विश्वविद्यालय को।
इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि ये बंदा किस लेवल का बंदा था, मतलब कितना बड़ा दान कर दिया था इसने। उसके अलावा जो है गांव, मतलब जो गांव शहर कहीं भी आने जाने का रास्ता बनाना, सड़कें बनानी, बीमारी हो गई कुएं खुदवाने, पानी की व्यवस्था, शिक्षा के लिए स्कूल बनवाने, विश्राम गृह बनवाने, अस्पताल बनवाने, सारे कुछ खर्चा यही करा करता था। उसके अलावा जो है जो सिपाही उसने लगा रखे थे तो उनको भी तनख्वाह वगैरह दिया करता था। सेना के लिए हथियार चाहिए, भाला वाला पता नहीं क्या क्या बनवाना है, बाहर से हाथी मंगवाने, घोड़े मंगवाने, सारा खर्चा उनका होता था। और साथ में जो राज परिवार जो जिसको सारी दिक्कतें थी यार, तो उसकी मैनेजमेंट भी तो वही करेंगे, तो उसका खर्चा भी उन्हीं का होता था। अब आते हैं सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के ऊपर। तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था कैसी थी, यानी कि उस समय का समाज जो है ना, कई क्षेत्र उसमें भागों में बांट रखा था। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय। तो ब्राह्मणों का काम क्या था, हवन पूजा पाठ यही करना बस। क्षत्रियों का काम था युद्ध लड़ना और युद्ध में दूसरों को पीट के आना। वैश्य का काम क्या था, वैश्य जो है ना अजीब सा शब्द आज के टाइम पे, बट उस समय जो है वैश्य का मतलब आज भी वैसे तो वही है, बट लोग कुछ और ही समझ लेते हैं। तो वैश्य जो है ना उसका मतलब होता है व्यापारी। तो उस समय व्यापारी लोग बहुत थे और व्यापार किया करते थे, ठीक है। और उसके अलावा था लास्ट लेवल पे शूद्र। तो ये जो शूद्र थे इनका काम था सेवा करना अपने मालिकों की, बस इनका और कुछ काम नहीं था। इनको अनुमति तक नहीं थी कि हवनों में कुछ कर पाए। बाकी जो है विवाह के बारे में बात करें तो उधर उस समय जो है अंतर जातीय विवाह, एक जाति का दूसरी जाति के साथ विवाह कर सकता था। कुछ जो है निम्न नीच जाति के जो लोग थे वो कहीं कहीं पत्नियां ऐसे, या फिर कहीं कहीं जो है पति भी रखा करती थी महिलाएं, तो ऐसा भी चलता था। उच्च नैतिक जीवन, उस समय जो है ना लोग, ये जो है हमें पता चला था हेनसांग की किताब से। ये जो बंदा था, ये चाइनीज बंदा आया था, इसकी किताब में इसने लिख रखा था कि उस समय लोग जो है ना बड़ा ध्यान रखते थे इस चीज़ का कि कहीं उनसे कोई गलती से पाप ना हो जाए। पाप पुण्य इन चीज़ों पे बड़े उलझे रहते थे, आज भी उलझे रहते हैं वैसे तो। और अतिथि जो आते थे, मेहमान आते थे बाहर से, उनको भगवान मानते थे वो लोग। उसके बाद में बताते हैं आवास के बारे में, उनके घर कैसे हुआ करते थे। तो नगर जो है साधारण एवं निश्चित योजना के अनुसार बनाए जाते हैं, जिसके चारों ओर परकोटे बनाए जाते। परकोटे यानी बोल सकते हो एक दीवार सी बनाई जाती जिससे वहाँ पे हमला ना कर पाए कोई। नगरों में कई मंजिलों के भवन होते और घरों का निर्माण पत्थर से या फिर ईंटों से होता था। जो आजकल ईंटें आती है वैसी ईंटों से उनका निर्माण होता था। खान पान में क्या खाते थे भैया, ऐसे हमारी तरह चिप्स और कुरकुरे तो खाएंगे नहीं, 10 रुपये दे तुलतुले नहीं खाएंगे ये। तो ये क्या खाते थे, ये खाते थे गेहूं चावल, वैसे हम भी यही खाते हैं, घी दूध दही गुड़ शक्कर सरसों ऐसे खाते हैं। उस समय जो है ना प्याज और लहसुन जो है आजकल तो आम सी बात होगी, उस समय खाते ही नहीं थे लोग, पता नहीं होगा या फिर अच्छा नहीं लगता होगा। कुछ लोग जो है मांसाहारी भी थे, दाल सब्जियां भी उस समय खाई जाती थी, फल वगैरह भी। आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, उस समय के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन था खेती करना। वो ज़्यादातर जो हम खाते थे वो उसी चीज़ की वो खेती करा करते थे और उसी को राजा को भी दे दिया करते थे। उसके अलावा उस समय कुछ प्रसिद्ध शहर हुए थे जैसे थानेश्वर, उज्जैनी, कन्नौज। इन पे जो है यहाँ पे कुछ व्यापार उद्योग, कपड़ा उद्योग, चमड़ा, बर्तन, औजार, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बनाई जाती, बाहर भी भेजी जाती, वहाँ पे भी साथ से खरीदता उनको, तो ये भी चलता था। अब बात करते हैं लास्ट फाइनल टॉपिक हमारा इस चैप्टर का, वो है हर्षवर्धन का चरित्र, यानी कि उसके बारे में वो कैसा बंदा था हर्षवर्धन जो शासक को पढ़ रहे हैं। ये सारी बातें हमें पता चली हर्षचरित्र नाम की किताब से, ठीक है। देखो कुशल शासन, प्रबंध और महान सेनापति था, मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें आपको पता लग गई हैं, बढ़िया थी इसकी, बहुत टिप टॉप लेवल की। प्रजा प्रेमी था, हर मतलब प्रजा के अंदर जो जनता के अंदर घूम के आता था, देखता था कि किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, किसी को अस्पताल चाहिए या स्कूल चाहिए, सड़कें कच्ची है, कुआं चाहिए, क्या चाहिए, तो ये सारी चीज़ों का भी ये पता रखता था। परिवार प्रेमी, परिवार से बहुत प्रेम करता था। इस परिवार के चक्कर में इसने देखो कितनों की बजाई थी, मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, तो आधों की तो इसने परिवार के चक्कर में बजा डाली कि तुमने धोखा दिया तो दिया कैसे, ठीक है। महान दानी, दानी तो नालंदा विश्वविद्यालय वो 200 गांव दान दे दिए यार, इससे बड़ा क्या ही दान करेगा ये, आधा मतलब इतना बड़ा क्षेत्र होता है 200 गांव, उसको दान कर दिया था इसने। उसके अलावा जो है ये धार्मिक सहनशील था, ये जो है शुरुआत में शैव मत को मानता, बाद में बौद्ध धर्म में ये आ गया था जब उसमें मजा इसको नहीं आया। बौद्ध धर्म का प्रचारक बना क्योंकि बौद्ध धर्म बढ़िया था। इसने क्या करा, अपने गुप्तचरों को बाहर के देशों में भी भेज दिया कि प्रचार करके आओ बौद्ध धर्म का, इतना खतरनाक बंदा था। विद्वानों का संरक्षण, ये इसको पता था कि विद्वान बहुत काम के बंदे होते हैं, जो समझदार पढ़े लिखे बंदे थे, जिनके पास नॉलेज थी, बढ़िया बंदे थे, उनको अपने दरबार में रख रखा था। जैसे कि ये बताते हैं, ये जो था ना, ये क्या नाम था इसका, बाण भट्ट ने हरिश्चरित्र लिखी, इसी के दरबार में तो रहता था। इसके अलावा भी कई सारे बंदे थे, बताते हैं दिवाकर, मयूर, जयसेन, भास, ऐसे कई सारे विद्वान इसके दरबार में रहा करते थे। उसके अलावा नाटककार सम्राट भी था, नाटक भी बनाया इसने, नौटंकी भी करी, क्या बात है यार,
मस्त राजा था ये। तो उसने जो है 3 नाटक बनाए थे, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ठीक है, वैसे तो आप क्वेश्चन आंसर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ ये चीज़ें करोगे ना प्रिपेयर, आपको सारे जो मेन चीज़ें हैं वो स्पेलिंग्स वगैरह सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिख जाएंगी। इसीलिए मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर, और कहानी का मजा किरकिरा हो जाता है। अब शिक्षा का संरक्षण। शिक्षा तो भैया सर्वप्रिय, ज्ञान सबको चाहिए, तो इसलिए तो इसने 200 गांव दे दिए थे शिक्षा के चक्कर में। अब आखिरी टॉपिक आ गया हमारे इस चैप्टर का, वो है ह्वेनसांग का, हर्षवर्धन के बारे में। ह्वेनसांग क्या बोलता है, कैसा बंदा था। देखो ह्वेनसांग आया, 8 साल मुफ्त की रोटियां तोड़ के गया इधर। 629 में आया था वो हर्षवर्धन के दरबार में, और उसके बाद में जो है 8 साल तोड़ के रोटी और निकल लिया। उसके बाद वो नालंदा विश्वविद्यालय गया, 2 साल तक वहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, और उसके बाद चाइना के लिए निकला था वो। और उसने जो किताब वहाँ भारत से जाके जो किताब लिखी थी उसका नाम था शियुखी। बड़ा अजीब नाम है, सोचने की बात नहीं है क्योंकि चाइनीज था। अच्छे नामों की उम्मीद मत करना। यू यह कौन सा वो लगा रखा है इसने, यू और की। ठीक है, ये थी इसकी किताब का नाम, शियुखी। तो ये था आपका टोटल इस चैप्टर के अंदर। आई होप आपको चैप्टर में मजा आया होगा और साथ में चैप्टर समझ में भी आया होगा। बाकी अगर डिटेल वाली वीडियो है ना, वो आई थिंक तो इससे 15 या 20 मिनट बड़ी होगी, बस ज़्यादा बड़ी थी नहीं वो इससे भी। बट हाँ, वो आपकी मर्जी है, आप इस वाली में ज़्यादा मजा आता है। वैसे मैं कहानी अपने स्टाइल में एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें किताब भी स्टाइल में एक्सप्लेन होती है, तो आपको कौन सी में ज़्यादा मजा आता है आप कमेंट में जरूर बताना। चलो वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक। यार डोंट वरी, सारी क्लासेस होने वाली है, मजे आ जाएंगे आपको। तो सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, साथ में घंटी वंटी दबा देना ताकि अपडेट दूं काम का हो तो आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए। हरियाणा वाले बच्चों की तो चिल्ली चिल्ला यार, मजे लो इस चैनल पे, मजा आने वाला है। बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में।